हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये चैप्टर की रीडिंग हमने कंप्लीट कर दी है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीज़न फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। आपको ये नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कुछ, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फॉल्स है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में लेके। ठीक है, जैसे इन्होंने पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट जो पार्ट में स्टेटमेंट दी हुई है वो है इलेक्शंस इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, people select the representative of their choice in an election, elections enable people to evaluate the performance of the judiciary, people can indicate which policies they prefer। देखिए इनमें बाकी सब जो है वो तीन जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, दैट मीन्स ट्रू है। एक ही स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, दैट वन इज़ सी ऑप्शन। इलेक्शंस जो है वो ये नहीं इवेल्युएट कर सकता कि जुडिशरी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है, ये काम जो है वो जुडिशरी का ही रहता है या फिर जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं उनका रहता है। इलेक्शंस का काम ये है, मतलब इलेक्शंस जो कंडक्ट किए जाते हैं उसमें हम जो इलेक्शंस जो हैं वो क्या करता है, वो देखता है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, पीपल जो है वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ को प्रेफर करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के अंदर चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वो एक इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में क्या करती हैं, एक एज अ ट्रू स्टेटमेंट की तरह काम करती हैं। सेकेंड आपका आ जाता है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। आपके पास चार फिर से ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सा रीज़न जो है वो गुड रीज़न नहीं है जो कि ये बोल सके कि इलेक्शन इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेटिक के बारे में मैंने पढ़ाया था, डेमोक्रेसी के बारे में, तो आपको यहाँ पे वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियाज़ इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट। एंड लास्ट वन है इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। तो इसमें से जो रीज़न गुड नहीं है इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बोलने में वो है आपका इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ देखिए क्या है, वन साइड आपको कॉलम ए है, इन वन सेकंड साइड कॉलम बी, आपको ए कॉलम को बी के साथ मैच करना है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज, आपको क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि वोटर की जो लिस्ट होती है इनको अप टू डेट रखना होता है। तो इसका आ जाएगा क्यों, बिकॉज कुछ पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, मूव कर देते हैं अपने एरिया से वेयर दे वोटेड लास्ट, जहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम वोट किया होता है वहाँ से वो माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले जाते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी है कि अप टू डेट करके रखें वोटर लिस्ट को। सेकेंड आता है सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर SCs एंड STs सो दैट, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं वहाँ पे SCs और STs के लिए रिजर्वेशन की गई होती है, सो दैट कि देयर इज़ अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। वो इसलिए क्योंकि इस अगर रिजर्वेशन की जाएगी तो वो चीज़ क्या करेगी, एक फेयर सेक्शन दे, मतलब एक अच्छे से काम करवा पाएगी, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग जो वो इक्वली क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थर्ड आपका है एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, हर किसी के पास एक या एक से मतलब एक ही वोट होता है। वो क्यों, बिकॉज हर किसी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने की। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, यानी कि लास्ट जो पार्ट है आपका, पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, जो पार्टी पावर में होती है, पावर दैट मीन्स सत्ता में होती है, तो उसके पास ये अधिकार नहीं होता है, उसके पास ये जो होता है उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ कर सके। बिकॉज ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ कम्पीटिंग इन इलेक्शंस, बिकॉज हर एक इंसान, हर एक कैंडिडेट जो भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे कि एक जो गवर्नमेंट पावर में है उस बंदे के पास जितने राइट्स हैं, जितने अधिकार हैं, वैसे ही दूसरे बंदे के पास भी होने चाहिए। इसीलिए ये चीज़ जो है वो क्या है, मतलब बंद कर दी जाती है या उनको अलो नहीं होता है। आई होप आपको ये मैच द कॉलम जो है ये भी क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपको, list all the different election related activities mentioned in the chapter and arrange them in a time sequence beginning with the first activity and ending with the last। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो। देखिए आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर मैंशनड है इलेक्शन से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, एक टाइम सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है, यानी कि पहले बताना है एक इलेक्शन जब कंडक्ट किया जाता है तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती है, और उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, और सबसे लास्ट में कौन सी एक्टिविटी जो वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है,
ये आपको कुछ यहाँ पे जो है वो आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं जो कि इलेक्शंस के टाइम पे की जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आंसर्स की जो लिस्ट है ये मैंने आपको आगे दी हुई है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है, सेकंड का भी है, फिर ये थर्ड का आ जाएगा एंड ये फोर्थ का है। तो देखिए, पहला जो नंबर पे आता है, सबसे पहले इलेक्शन जब करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वोटर लिस्ट को बनाया जाता है। फिर इलेक्शन का शेड्यूल जो है उसको अनाउंस किया जाता है। फिर इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है उसको रिलीज़ किया जाता है। इलेक्शन कैंपेन्स की जाती हैं। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है, वोट्स की कास्टिंग होती है, फिर रीपोल किया जाता है ऑर्डरिंग के अंदर, देन उसके बाद वोट्स को काउंट किया जाता है एंड देन लास्ट में इलेक्शन का रिजल्ट जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है या अनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एक्टिविटीज़ को टाइम सीक्वेंस के थ्रू जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए, सुरेखा जो है वो एक ऑफिसर है इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन एन असेंबली कंस्टिट्यूंसी इन अ स्टेट। तो सुरेखा जो है वो एक ऑफिसर है जो कि क्या करवा रही है, स्टेट के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें वो देखेगी कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं। डिस्क्राइब व्हाट शुड शी फोकस ऑन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इलेक्शन। आपको डिस्क्राइब करना है कि जो भी इनको आपको ये स्टेजेस दी हुई है ना, इलेक्शन की स्टेजेस दी हुई हैं, इनको आपने बताना है कि वो जैसे इलेक्शन कैंपेन है इसमें वो क्या काम करेगी, पोलिंग डे पे क्या काम करेगी और काउंटिंग डे पे वो क्या काम करेगी एज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो सबसे पहले क्या है, इलेक्शन कैंपेन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में कुछ करवाया हुआ है आपको। सबसे पहले जब इलेक्शंस की कैंपेन की जाएगी, कैंपेन यानी कि रैलीज वगैरह निकाली जाएंगी जहाँ पे इलेक्शंस के बारे में बताया जाता है, कौन कौन सी पार्टी जो किस किस को वोट करना चाहती है, यानी कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। उसमें सबसे पहले वो देखेगी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेनटेन है कि नहीं। फिर वो देखेगी कीप अ चेक ऑन मसल एंड मनी पावर, यानी कि कोई भी अपनी फिजिकल पावर का यूज़ ना करे और कोई भी अपने पैसों का यूज़ ना कर सके, यानी कि करप्शन ना कर सके, किसी को पैसे दे के वोट जो है वो ना खरीद सके। देन उसके बाद आ जाएगा कीप अ चेक ऑन एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ अ कैंडिडेट। फिर वो ये भी देखेगी, सुरेखा जो है, जब वो मतलब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें एज अ ऑफिसर काम कर रही है। फिर वो देखेगी कि इलेक्शन कैंपेन में कितना खर्चा जो है वो एक कैंडिडेट खर्च कर रहा है। टू इंश्योर नो प्रमोशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। और वो ये भी इस चीज़ पे भी नज़र रखेगी कि कोई भी कैंडिडेट जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो भी मतलब इलेक्शन लड़ रहा है, वो रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे लोगों से वोट ना मांग सके, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर वो क्या करेगी, नज़र रखेगी। फिर पोलिंग डे वाले दिन जो है, जिस दिन वोट डाले जा रहे होंगे उस दिन वो क्या करेगी, तो सबसे पहले वो देखेगी चेक द वोटर्स लिस्ट। सबसे पहले वो देखेगी कि वोटर लिस्ट में कौन किस किस का नाम है। फिर वो क्या करेगी, वोटर्स की आईडी को चेक करेगी। टैब ऑन वोट कैप्चरिंग, फिर वो देखेगी कि जब वो वोट डाल रहे हैं उस समय पे लोगों को देखेगी कि वो एक बार दबा रहे हैं या 2 बार दबा रहे हैं। इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और वो ये देखेगी कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, यानी कि किसी भी तरह की भ्रष्टाचार जिसको आप बोल सकते हैं, माल प्रैक्टिसेस जो हैं वो परफॉर्म ना की जाए वोटिंग डे के अंदर। यानी कि जिस पर्सन का उस वोटिंग लिस्ट में नाम है वही पर्सन जो है वो वोट देने आएगा। दूसरा एरिया का या दूसरे नाम का बंदा जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होगा वो वहाँ पे वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। देन काउंटिंग डे वाले दिन क्या होगा, कीप अ फेयर काउंटिंग प्रैक्टिस। जो भी वहाँ पे काउंटिंग चल रही होगी वोटिंग की, वो बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है टैब ऑन द रिगिंग ऑफ वोट्स, जो भी ये रिगिंग ऑफ वोट्स, यानी कि जैसे एक वोट को 3 बार काउंट कर लेना, इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे नहीं होने देगी। और इस तरह से वो क्या करेगी, इलेक्शन जो भी कंडक्ट करवाया जा रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके ऊपर अपनी नज़र रखेगी एज अ ऑफिसर। देन आपके पास 6th क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपको नीचे एक टेबल दिया हुआ है। द टेबल बिलो गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अमोंग द कैंडिडेट्स हु वॉन इलेक्शन टू द यूएस कांग्रेस। तो ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है ना, इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के प्रोपोर्शन के बारे में बताया कि कितने कैंडिडेट जो थे वो जो यूएस कांग्रेस के इलेक्शंस हुए थे यूएस के अंदर, वहाँ पे जीते थे। कंपेयर दीज टू द प्रोपोर्शन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ इन द पॉपुलेशन फॉर द यूएस, और साथ में बताया हुआ है कि पॉपुलेशन जो है वो यूएस की कितनी है। बेस्ड ऑन दिस वुड यू सजेस्ट अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इन द यूएस कांग्रेस। इस सिस्टम के बेसिस पे क्या आप ये बता सकते हैं कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम है यूएस के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेके वो किस तरह से है। इफ़ येस वाई एंड फॉर विच कम्युनिटीज़, इफ़ नो वाई नॉट। अगर वहाँ पे रिजर्वेशन जो है तो वो क्यों है और कौन सी कम्युनिटी के लिए है, और अगर वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ठीक है। ये टेबल जो है वो दिया हुआ है, जैसे कि प्रोपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी इन परसेंट इन द, ठीक है, यहाँ ये परसेंटेज में प्रोपोर्शन दिया हुआ है। जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, या ये 8% है,
फिर 5% ब्लैक्स जो है वो 8% है, हिस्पैनिक्स जो है वो 5% है और वाइट्स जो है वो 86% है। और पॉपुलेशन जो है वो यूएस की ब्लैक्स की वो 13% है, हिस्पैनिक्स की भी 13% है और वाइट्स की वो है 70%। अब इसका आंसर देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि येस द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन द यूएस कांग्रेस फॉर हिस्पैनिक्स एंड ब्लैक्स। तो उन्होंने बोला था कि रिजर्वेशन जो है यूएस कांग्रेस के अंदर वो किसकी है और क्यों है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हाँ है, रिजर्वेशन का सिस्टम है वहाँ पे यूएस के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेके, वो हिस्पैनिक्स और ब्लैक्स के लिए है। ये कम्युनिटीज़ हैं ये, ठीक है, जैसे ब्लैक पीपल्स हो गए, हिस्पैनिक्स पीपल हो गए, इनके बारे में मैंने चैप्टर में बताया था। उनकी रिप्रेजेंटेशन यूएस कांग्रेस के अंदर जो है वो इसलिए है बिकॉज उनकी जो प्रोपोर्शन है वो ब्लैक्स वाइट से कम है, क्योंकि यूएस के अंदर वाइट पीपल जो थे, वाइट स्किन पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो उसके कंपैरेटिवली उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम है, किनकी, हिस्पैनिक्स और ब्लैक्स की। दैट्स वाई वहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो रखी गई है। यहाँ पे यही बोला हुआ है उनकी रिप्रेजेंटेशन यूएस कांग्रेस के अंदर इसीलिए है बिकॉज वहाँ पे वाइट्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन, उनकी मेजॉरिटी यूएस के अंदर ज़्यादा है। दैट्स वाई उनको रिजर्वेशन दी गई है ताकि वो इक्वली क्या किए जा सके, ट्रीट किए जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा हुआ है, कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर। आपको कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपने कंक्लूजन जो है वो देना है। गिव 2 फैक्ट्स टू सपोर्ट योर पोजीशन फॉर ईच ऑफ दिस। आपको 2 फैक्ट्स बताने हैं उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए जो आपको कंक्लूजन नीचे पूछा हुआ है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इनफ पावर्स टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंट्री के अंदर करवा सके। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आंसर देखिए इसका क्या है, नो द गिवन कंक्लूजन फॉर द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी ड्रॉन। तो जो इलेक्शन कमीशन का ये जो कंक्लूजन दिया हुआ था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया की, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सके कंट्री के अंदर, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है बिकॉज इलेक्शन कमीशन रिलीज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस एंड हैज़ द पावर टू पनिश हूएवर वायलेट्स देम। इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इतनी जो है वो पावर है कि वो क्या करती है, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाती है इलेक्शंस को लेके, और उसके पास इतनी पावर है कि जो उन इलेक्शंस को, उन रूल्स को, इलेक्शंस के रूल्स को नहीं मानेगा तो वो उसको वायलेट, जो भी मतलब उनको वायलेट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। सेकेंड जो है वो क्यों है, मतलब क्यों जो है वो मतलब उसको सपोर्ट किया जा रहा है कि जो वहाँ यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है ना वो गलत है। ड्यूरिंग इलेक्शन द इलेक्शंस इन चार्ज वर्क्स अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नॉट द गवर्नमेंट। और क्या है, इलेक्शंस के टाइम पे जो इलेक्शन के अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के अंडर जो ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं वही देखेंगे इलेक्शंस को, गवर्नमेंट नहीं देखेगी, ठीक है। सेकेंड आपका इसमें पार्ट पूछा हुआ है, देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस इन अवर कंट्री। क्या हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो इलेक्शंस के अंदर देखने को मिलती है? तो ये देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो येस रहेगा बिकॉज जो गिवन कंक्लूजन है वो इसलिए ड्रॉन किया गया है बिकॉज वोटर्स जो हैं टर्न आउट हैज़ सोड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। वोटर्स का जो टर्न आउट रहा है, दैट मीन्स कि लास्ट ईयर में कुछ जो देखे गए हैं कि कितने लोगों ने वोट्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ये एक्टिविटीज़ देखी गई हैं कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, जैसे कैंपेन में हो गया, पोलिंग टाइम पे हो गया, इलेक्शन रिजल्ट टाइम पे हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही रहेगी। आप यहाँ पे नंबरिंग डाल लीजिएगा, यहाँ पे आई थिंक मैंने नंबर छोड़ दिया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका और ये सेकेंड पार्ट रहेगा इसका। देन उसके बाद इसमें सी पार्ट पूछा हुआ है, इट इज़ वेरी ईजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन। वो ये बहुत ही आसान रहेगा उस पार्टी के लिए जो पहले से ही पावर में है, ठीक है। दैट मीन जैसे अगर हम बीजेपी की बात करें, वो अभी पावर में है, तो क्या बीजेपी के लिए ये बहुत इजी रहेगा कि वो फिर से इलेक्शन जो है वो जीत जाए। यानी कि जो अब 2000 अभी कब हुए थे 17 में, अब 2021 या 22 में जब 2024 में जो इलेक्शंस करवाए जाएंगे, तो इन इलेक्शंस में क्या फिर से बीजेपी जो है वो जीत जाएगी? तो ये स्टेटमेंट जो है देखिए गलत है। ये स्टेटमेंट राइट, इसमें ये कंक्लूजन जो है वो सही नहीं है बिकॉज द रूलिंग पार्टी इन वन इलेक्शन लूजेज द पावर इन द नेक्स्ट। जो पार्टी अभी रूलिंग में है, जो यानी कि जो बीजेपी अभी सरकार में चला रही है, ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी वही जो है वो जीते। डिस्पाइट अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इलेक्शन कैंपेन कैंडिडेट लूज। चाहे मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा लेता है इलेक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन नहीं जीत पाता है।
ये जो है ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये नहीं है कि बीजेपी पिछले साल भी बीजेपी जीती, इस साल भी बीजेपी जीती है तो अगले साल भी बीजेपी ही जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है, मैनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक अवर इलेक्शंस कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर। बहुत सारे चेंजेस जो है वो लाए गए हैं सो दैट कि हमारे इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, यस द कंक्लूजन इज फेयर बिकॉज रिफॉर्म्स विल मेक इट ईजियर फॉर स्मॉल पार्टीज टू फेस नो मेजर चैलेंज इन फाइटिंग एन इलेक्शन। ये बोला हुआ है कि जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव लाए गए हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के, इससे जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं ना, उनको किसी भी तरह के चैलेंज को फेस नहीं करना पड़ रहा है एक इलेक्शन को जीतने के लिए। टू स्टॉप कैंडिडेट्स फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम रनिंग एन इलेक्शन। तो ये जो चीज़ है ये क्या करती है, जो एक क्रिमिनल फेस पर्सन होता है, यानी कि जिसके क्रिमिनल चार्जेस जिसके ऊपर लगे होते हैं, तो उसको इलेक्शन करने से भी क्या करता है, रोकता है। देखिए अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपको। चिनापा वॉज कन्विक्टेड फॉर टॉर्चरिंग हिज वाइफ फॉर डाउरी। चिनापा जो है वो अपनी बीवी को क्या कर रहा है, डाउरी के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। सतबीर विद हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। सतबीर एक पर्सन है, वो अनटचेबिलिटी के मतलब फेस कर रहा है, उससे वो बहुत ज़्यादा क्या है, गिल्ट फील कर रहा है। द कोर्ट डिड नॉट अलो आइदर ऑफ देम टू कंटेस्ट इलेक्शंस। और कोर्ट जो है वो उन दोनों को इलेक्शंस कंटेस्ट करवाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। डज दिस डिसीजन गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। क्या ये जो डिसीजन लिया गया है, यानी कि सतबीर जो है वो अनटचेबिलिटी को क्या कर रहा है, प्रैक्टिसाइज कर रहा है, और चिनापा जो है वो अपनी बीवी को डाउरी के लिए टॉर्चर कर रहा है, तो क्या ये दोनों रीज़न जो हैं वो मतलब जैसे कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि तुम ये हरकतें कर रहे हो तो हम तुम्हें अलो नहीं करते कि तुम क्या करो, इलेक्शन कंडक्ट कराओ। तो क्या ये जो डिसीजन है इन दोनों प्रिंसिपल के ये जो लिए गए हैं, तो क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अगेंस्ट है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। नो, द डिसीजन टू नॉट अलो बोथ चिनापा एंड सतबीर टू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द क्राइम दे कमिटेड इज टोटली फेयर। एक्चुअली क्या है, जो ये डिसीजन लिया गया है ना, ये डिसीजन जो है वो क्या है, तो ये जो डिसीजन लिया गया था कि चिनापा और सतबीर जो हैं ये इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करवा सकते बिकॉज उन्होंने एक क्राइम जो है वो कमिट किया है, वो टोटली फेयर है। यानी कि गवर्नमेंट ने अगर उन्हें मना किया है, कोर्ट ने उन्हें मना किया कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवा सकती, तो वो सही है, क्योंकि इलेक्शंस रूल के अकॉर्डिंगली कोई भी क्रिमिनल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इलेक्शंस के अंदर, हैंस इट इज़ अ फेयर वर्डिक्ट। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा हुआ है, हेयर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया करप्शन। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है आपको कुछ जो है वो एक इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस के ऊपर कुछ रिपोर्ट जो है वो बनाई गई हैं और वो इकट्ठी की गई हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। इज़ देयर एनीथिंग दैट दीज कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टू इम्प्रूव देयर इलेक्शंस। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन कंट्रीज़ को इंडिया से सीखनी चाहिए सो दैट कि वो अपने इलेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें? व्हाट वुड यू सजेस्ट इन ईच केस। तो आप कौन सी चीज़ें जो है वो सजेस्ट करेंगे हर एक केस में? आपको डिफरेंट केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 केसेस आपको दिए हुए हैं, तो उन केसेस को पढ़ के आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप उन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है इलेक्शंस को लेके वो कंडक्ट करवानी चाहिए या इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? तो सबसे पहले देखिए क्या है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन in Nigeria, the officer in charge of counting votes deliberately increased the votes of one candidate and declared him elected. क्या बोला हुआ है, निजेरिया में इलेक्शंस करवाए गए थे, तो जो ऑफिसर था वहाँ निजेरिया में जहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, उसने क्या किया, एक ही पर्सन के वोट्स को बहुत बार जो है वो क्या किया, काउंट किया और उस पर्सन को क्या कर दिया, इलेक्टेड, मतलब बोल दिया कि ये पर्सन जो है वो जीत गया है। The court later found out that more than 5 lakh vote cast for one candidate were counted in favor of another. तो ये चीज़ जो है कुछ टाइम बाद कोर्ट ने देख ली कि 5 लाख वोट जो हैं जो एक पर्सन को दिए गए थे वो दूसरे पर्सन के फेवर में आए हुए थे, ना कि उस पर्सन के जो कि पावर में जीत गया है। तो अब मैं आपको पहले एक बार ये सारे क्वेश्चन जो है ये पार्ट जो है वो रीड करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आंसर जो है वो बता दूंगी। तो देखिए सेकेंड क्या पूछा हुआ है, जस्ट बिफोर इलेक्शंस इन फिजी, फिजी एक जगह का नाम है, उस वहाँ पे इलेक्शन से पहले अ पैम्पलेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड वार्निंग वोटर्स दैट अ वोट फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी विल लीड टू ब्लडशेड। यहाँ पे ये बोला गया है कि फिजी में इलेक्शन से कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले एक पैम्पलेट, एक मतलब पैम्पलेट एक छोटा सा ऐसे पोस्टर टाइप से होता है ना, उसको पैम्पलेट बोलते हैं, वो पैम्पलेट जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वोटर्स के बीच में और उस पैम्पलेट में वार्निंग दी गई वोटर्स को कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो पुराने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, फॉर्मर का मतलब होता है जो
पहले रह चुका हो। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि महेंद्र चौधरी थे, अगर उनको कोई भी वोट देगा तो उसको ब्लड शेड यानी कि मार दिया जाएगा, उसको एक मतलब थ्रेट दिया गया। दिस वाज अ थ्रेट टू वोटर्स टू इंडियन ओरिजिन, और ये थ्रेट जो था ये इंडियन ओरिजिन के वोटर्स को दिया गया था। नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसमें क्या बोला हुआ है, इन द यूएस ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन मेथड ऑफ वोटिंग। यूएस के अंदर हर एक स्टेट जो है उसका अपना अपना तरीका है वोटिंग का। इट्स ऑन प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग एंड इट्स ऑन अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। उसका अपना तरीका है वोट करने का, उसका अपना प्रोसीजर है वोट्स को काउंट करने का, और उसकी अपनी अथॉरिटी है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की। अथॉरिटीज़ इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा took many controversial decisions that favored Mr. Bush in the presidential elections in 2000, but no one could change those decisions। तो जो अथॉरिटीज़ फ्लोरिडा के स्टेट के अंदर थे उसने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए मिस्टर बुश को फेवर में लेके, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब 2000 में करवाए गए थे, मिस्टर बुश जो थे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे, तो उसके फेवर में बहुत सारे आप बोल सकते हैं डिसीजंस लिए गए थे, लेकिन किसी ने भी उन डिसीजंस को चेंज करने की हिम्मत नहीं थी। तो देखिए इन सब चीज़ों के अंदर क्या क्या बदलाव लाना चाहिए यहाँ पे ये बताया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट वन जो था हमारा, जहाँ पे एक नाइजीरिया में जो ऑफिसर्स था उसने एक ही पर्सन को सारे वोट दिलवा दिए। तो ऑन द वोट काउंटिंग डे, जिस दिन काउंटिंग की गई थी वोट्स की, उस दिन पे जो रिप्रेजेंटेटिव था ईच पार्टी का, उसको जो है इलेक्शंस के अंदर जो भी दैट हैज़ कंटेस्टेड इन द इलेक्शन शुड बी प्रेजेंट। तो जो भी पर्सन जिसने भी मतलब जिस भी पार्टी का पर्सन था उस पार्टी के पर्सन को काउंटिंग डे वाले दिन प्रेजेंट रहना चाहिए था। नाइजीरिया शुड फॉलो दिस रूल ऑफ द इलेक्शन दैट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन इंडिया। और नाइजीरिया जो है उसको इस रूल को, इलेक्शन के इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो कि इंडिया के अंदर प्रैक्टिसाइज किया जाता है। दैट मीन्स इंडिया के अंदर जिस दिन भी इलेक्शन जब मतलब ख़त्म हो जाते हैं, पोलिंग डे ख़त्म हो जाता है, जब काउंटिंग की जाती है वोट्स की, तो हर एक पार्टी का एक मेंबर जो है वो क्या करता है, वहाँ पे अवेलेबल रहता है जिस दिन काउंटिंग की जा रही होती है। तो यही चीज़ जो है वो बोला गया है कि नाइजीरिया के अंदर इंडिया की ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। सेकंड जो था फिजी के अंदर जो इलेक्शन कमीशन थी उसको क्या करनी चाहिए थी, शुड सेट अप एन इंक्वायरी कमेटी एंड द पार्टी और द कैंडिडेट हु वाज इन्वॉल्व इन द नेगेटिव प्रोपोगेंडा शुड बी डिबार्ड फ्रॉम द इलेक्शन। क्या बोला हुआ है कि फिजी के अंदर जो इलेक्शन कमीशन थी उसको एक इंक्वायरी कमेटी जो थी वो बिठानी चाहिए थी, और उस पार्टी को या उस पार्टी के कैंडिडेट को जो भी मतलब नेगेटिव एक्टिविटी में क्या था इन्वॉल्व था उसको जो है वो इलेक्शन से निकाल देना चाहिए था, और उसको कभी भी इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। थर्ड जो था कि यूएस है शुड हैव वन इलेक्शन कमीशन। यूएस के पास सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ऐसा तो नहीं है 28 स्टेट्स हैं तो हर 28 स्टेट का अलग अलग इलेक्शन कमीशन होगा, नहीं, इंडिया के अंदर एक ही इलेक्शन कमीशन है और वही जो है वो इंडिया के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। तो वैसे ही यूएस के अंदर एक ही इलेक्शन कमीशन होना चाहिए था जो कि रूल्स बनाएगा स्टेट्स के लिए इलेक्शन को लेकर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लास्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10th क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन भी है वो लोग आप खुद करेंगे। तो 10th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, Here are some reports of malpractices in India in Indian elections। तो यहाँ पे भी बोला है कि इंडियन इलेक्शंस में लेके भी कुछ माल प्रैक्टिसेस जो है, करप्शन जो है वो देखने को मिली है। आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इन ईच केसेस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि हर एक केस में कौन सी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट दिस सिचुएशन, और उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो करनी चाहिए। तो पहले देखिए क्या है, Following the announcement of elections, the minister promised to provide financial aid to reopen the closed sugar mill। तो जब भी इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद जो मिनिस्टर्स थे ना उन्होंने मतलब ये प्रॉमिस किया लोगों को कि वो क्या करेंगे, शुगर मिल को, जो शुगर मिल क्लोज हुई है उसको वापस से रीओपन करवाया जाएगा। सेकेंड था ऑपोजिशन पार्टीज एलेक्ट दैट देयर स्टेटमेंट्स एंड कैंपेन वाज नॉट गिवन ड्यू अटेंशन इन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। कि जो ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे ना उन्होंने ये बोला कि उनकी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में उनकी जो कैंपेन है और स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी या नहीं दी गई है। देन उसके बाद थर्ड बोला है एन इंक्वायरी बाय द इलेक्शन कमीशन शो दैट इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ स्टेट कंटेन नेम ऑफ 20 लाख फेक वोटर्स। एक इंक्वायरी बिठाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिसमें यह बताया गया कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं स्टेट के उसमें 20 लाख फेक वोटर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या करेक्शन करनी पड़ेगी। द हैंडलूम्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वर मूविंग विद गन्स फिजिकल प्रिवेंटिंग सपोर्टर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू मीट द वोटर्स एंड अटैकिंग मीटिंग्स ऑफ अदर पार्टीज। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने साथ गन्स लेके चल रही है, अपने सपोर्टर्स को लेके चल रही है सो दैट के अदर पॉलिटिकल पार्टी से वो बच सके और उन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे वो अटैक कर सके जब वो मीटिंग्स कंडक्ट करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है।
सबसे पहले क्या था, एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट दैट अ कैंडिडेट हैज़ टू ओबे ड्यूरिंग द इलेक्शन दे शुड नॉट अनाउंस एनी प्रोमिस। यही मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी इलेक्शन होंगे तो उस इलेक्शन, जैसे ही इलेक्शन का डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी, तो उससे उसके बाद से कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये वादा नहीं कर सकता, प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो ये कर देगा वो कर देगा। उसको जो करना है वो अपने टाइम पीरियड के दौरान करे। जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाने वाला टाइम आ गया होगा, उस समय पे वो किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ कौन बोलती है? कोड ऑफ कंडक्ट, दैट मीन्स के रूल्स, इलेक्शन के रूल्स। हैंस इन दिस केस द इलेक्शन कमीशन शुड टेक दिस अप विद द मिनिस्टर। और इस केस में इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगी, उस मिनिस्टर के साथ बात करेगी जिसने इस तरह की हरकत की होगी। सेकंड आ जाता है, इलेक्शन कमीशन शुड इंश्योर फ्री एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल पार्टीज इन द गवर्नमेंट ऑन मीडिया। जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो ये चीज़ देखे कि हर किसी को फ्री एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। सभी, मतलब ये नहीं कि जो पार्टी जीती है सिर्फ उसी के पास अधिकार है और वो दूरदर्शन में अपनी क्या बोल सकते हैं आप, अपनी कमेटीज़ जो हैं या अपने जो आप ये कैंपेनिंग वगैरह जो है वो दिखा सकता है। हर एक पार्टी के पास ये राइट होना चाहिए कि वो क्या कर सके, मीडिया को भी, मीडिया के अंदर अपनी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट कर सके। थर्ड आ जाता है, इलेक्शन कमीशन शुड अनाउंस री इलेक्शन एज द प्रेजेंस ऑफ फेक वोटर शोज द वोट रिगिंग। जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो ये चीज़ अनाउंस करेगी कि जहाँ पे उसको लगेगा कि, जैसे उसको लगा कि 20 लाख वोटर जो है वो फेक हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ये अनाउंस करना चाहिए कि उस स्टेट के अंदर जो है फिर से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे फेक वोटर्स की लिस्ट जो थी वो प्रेजेंट थी और उसकी वजह से वोट जो थे वो गलत तरीके से हुए। लास्ट जो है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन शुड बैन द पार्टी एज यूज ऑफ मसल पावर एंड मनी पावर इज टोटली इलेक्ट। इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पार्टी को बैन कर देगी जो कि मसल पावर का यूज़ करेगा और मनी पावर का यूज़ करेगा, जो कि बिल्कुल इलीगल है। आई होप आपको आज का सेशन जो है वो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। लास्ट 11th क्वेश्चन नहीं किया है बिकॉज वो जो था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था और वो आप खुद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको खुद ट्राई करें, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को लेके फिर से आऊँगी आपके सामने। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thank you and have a good day.